तुम्हारा वेट कर रहे थे हम लोग, ठीक है। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड। ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता कैसे है? जो अनपेड सेलर है वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे लगा सकता है? या तो वो फ़ोन करेगा और कैरियर का ड्राइवर को बोलेगा कि ड्राइवर सुन, क्या बोलेगा? ड्राइवर सुन। ड्राइवर बोलेगा सुना, बोलेगा एक्चुअल पोजीशन लाके मेरे को दे दे। जो माल तेरे पास है, तुम रास्ता से जा रहे हैं धनबाद टू कोलकाता, आसनसोल पहुंच गया, वहां से यू टर्न मारो और लाकर सामान दो। या फिर बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर इन हुज पोजीशन द गुड्स आर। उसको बोलेंगे वहीं पे रुक जा, हम जब बोलेंगे तब आगे बढ़ना या वापस आना। दो तरीका है। अगर हम माल रास्ता में रुकवाएं तो या तो माल वापस मंगवा लेंगे या फिर वहीं पे रुकवा के कहीं वहीं पे रखवा देंगे, राइट? ओके। अब सच नोटिस मे बी गिवन ईदर टू द पर्सन इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स और टू हिज प्रिंसिपल। यह जो नोटिस है, अब देखो गाड़ी का ड्राइवर से मेरा बात होता है कि गाड़ी का ओनर से मेरा बात होता है, इस बात को समझो। ट्रक का ड्राइवर अलग है, ओनर अलग है। हम जब ड्राइवर बोल रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है कि वो ड्राइवर जिसका सुनेगा वो इंसान, तो हम लोग उस प्रिंसिपल से बात करेंगे। ड्राइवर तो उसका एजेंट होगा ना। गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी में अगर मेरा 10 ट्रक है तो 10 के ओनर हम हैं, तो जो करवाना है हमसे करवाओ। ड्राइवर किसका सुनता है? हम लोग का सुनता है, प्रिंसिपल का, ठीक है। ओके। फिर when notice of stoppage in transit is given by the seller to the carrier, जब सेलर कैरियर को बोले कि भाई स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा दो, ही शैल री डिलीवर द गुड्स टू और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सेलर। दूसरा पॉइंट बोला कि एसआईटी लगता है, तो अगर सेलर बोल रहा है माल वापस लाने है तो ड्राइवर को वापस लाना है, सेलर बोल रहा है वहीं पे किसी को दे देना है तो ड्राइवर को वहीं पर किसी को दे देना है। मेरे मन में एक सवाल उठा, हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाएं, हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाएं और दिक्कत ये हुआ कि हम गाड़ी को वापस बुलवा लिए। हम सेलर हैं, बायर के चक्कर में ये लफड़ा पड़ा। ये गाड़ी वापस आने का खर्चा कौन देगा? ड्राइवर को सेलर देगा। लेकिन भैया गलती तो बायर का था, सेलर बायर से समझेगा, उससे कल को डैमेजेस मांगेगा। लेकिन क्या वो ये बुद्धि लगाएगा कि बायर से ले लो? हम क्यों बुलाएंगे उसको वापस? क्योंकि बायर इंसॉल्वेंट हो गया होगा, तो वो कभी बियर कर पाएगा ये खर्चा? तो अगर स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा है और माल का रीडिलीवरी हो रहा है, तो वो रीडिलीवरी का एक्सपेंसेस कौन बेयर करता है? वेरी गुड, सेलर, ठीक है। ऊपर वाला में ये बात बता रहा है कि वापस भी मंगाया जा सकता है, वहां पे रखवाया भी जा सकता है, और यहाँ पे बता रहा है कि अगर वापस मंगवाया तो वापस आने का पेट्रोल का खर्चा सेलर देगा। जमीन आसमान का अंतर। ले ली, ठीक है, आप इंसॉल्वेंट हो गए, हम आपसे सामान ले लिए, क्या वो हम सामान को फिर बेच सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं? हम सेलर है, तुम बायर है, हाँ। और सेलर इंसॉल्वेंट हो गया। नहीं, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, हम सामान मंगवा लिए। तुम इंसॉल्वेंट हो गए तो तुम किसी से कुछ बात भी नहीं करे, मालिया से कोई बात करता है? नहीं। इंसॉल्वेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। तो फिर कैसे ही सवाल तुम्हारा मन में आया रे? तो हम रीसेल कर सकते हैं वो कैसे तुम रीसेल करेगी? अगर सानिया को तो तुमको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा सानिया से। हाँ। कर सकती है तुम? नहीं। समझी? इंसॉल्वेंट के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता है, तो ये सवाल ही नहीं। नहीं कर सकते तो किसी और को बेच सकते हैं ना। किसको बेचेगी? किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तुम? सामान बिक ही नहीं सकता है तो सामान का गलती थोड़ी है, गलती तेरा है कि तुम इंसॉल्वेंट है। ये बात समझो। क्या इंसॉल्वेंट बंदा के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। तो फिर समझ रही बात को? ताशिफ इतना लेट कहाँ होता है तुम? वो तो हमको, हम भी तो तुमको यही पूछे, तो हमको तो रिपीट करके बता रहा है। टाइम पे आया करो, ठीक है। क्लियर है तेरा डाउट तनिष्क का? तो यहाँ पे बस इतना याद रखने का है ऊपर वाला पॉइंट से कि ये कि एक्सपेंसेस ऑफ रीडिलीवरी सेलर का होता है 4, और वो या तो एक्चुअल पोजीशन ले सकता है या फिर कैरियर को बस नोटिस दे सकता है कि वहां माल मत पहुंचाओ, हम तुमको आगे बताएंगे क्या करना है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, एक तीर से
दो निशाना। डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तुम लोग का जो नया बुक है ना, उसमें इंस्टीट्यूट नंबर ऑफ पेजेस को कम करने के लिए क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। पुराना बुक में बहुत जगह अगर कोई सेक्शन है तो पहले वो सेक्शन लिखा हुआ है, फिर उसके ऊपर एनालिसिस है, यानी कि स्पष्ट इंग्लिश में और एग्जाम्पल्स के साथ उसका एक्सप्लेनेशन है। न्यू बुक में वो सारा चीज़ तुम लोग को बहुत जगह नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि अगर हमको एग्जाम्पल दे रहे हो और तुमको लग रहा है कि हाँ ये एग्जाम्पल दिमाग में बैठ गया है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो टॉपिक के बगल में छोटा सा पेंसिल से एग्जाम्पल का नाम लिख लिया करो, ताकि एग्जाम से पहले या फिर अगर टाइम हमसे वो स्टिकी पैड चिपका के घर में जाके उसका ड्राइंग कर लिया करो, ताकि एग्जाम के टाइम वो एग्जाम्पल के रेफरेंस से वो टॉपिक को समझा जा सके, क्योंकि एग्जाम तक सब कुछ हम लोग भूलने वाले हैं। ठीक है, ओके। राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ एसआईटी के बीच में डिफरेंस क्या है हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें बेसिस। ये बेसिस दिखा रहा है तुम लोग को यहाँ पे, तो हम लोग को तो बेसिस भी बताना होता है। तो जो बेसिस है उसको हम कोशिश करेंगे या तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे या रेक्टेंगल कर देंगे, या फिर अगर रेक्टेंगल करने लायक वर्ड नहीं मिलेगा तो हम लोग बगल में एक बेसिस लिख लेंगे। एग्जाम में इसका डिफरेंस कैसे भी आए हम लोग टेबल फॉर्मेट में ही देंगे आएंगे। ऐसे कहीं डिफरेंस मत लिखना कहीं पे भी। ठीक है, डिफरेंस का मतलब है बेसिस और दो डिफरेंस, बेसिस और दो डिफरेंस। बेसिस नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को पूरा हक है मार्क्स काटने का। ठीक है, उसका मूड खराब होगा, मार्क्स काट देगा। तो प्लीज उसका मूड खराब नहीं करना। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एसेंस। लियन में रिटेन होता है, एसआईटी में रीगेन होता है। लियन में रिटेन होता है, एसआईटी में रीगेन होता है। सब हम लोग को आता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पोजीशन को लेके। लियन के लिए पोजीशन होना जरूरी है, ट्रांजिट के लिए पोजीशन से अलग होना जरूरी है। पहला, वो पोजीशन मेरे पास नहीं है तो बायर के पास होगा तो एसआईटी लगा पाएंगे। किसके पास होना जरूरी है? वो कैरियर के पास होना जरूरी है। ठीक है, एंड वो किसके पास नहीं होना चाहिए? बायर के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ओके, फिर बात करते हैं इंसॉल्वेंसी। अगर बायर इंसॉल्वेंट है एसआईटी तभी लगेगा, लेकिन बायर इंसॉल्वेंट नहीं है लियन तब भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग। तुम अंडरलाइन करेगा तो नहीं समझ पाएगा, मौका दिया जाएगा सबको अंडरलाइन करने का। प्लीज तुम सबको देख रहे हैं हम, अंडरलाइन करेगा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ध्यान तो वहाँ पे है। पेन वेन रख दो, मौका दे देंगे तब हम तुम लोग। अभी इसमें हाईलाइट भी करेंगे चीज़ों को हम। रुको ना, कहाँ है बकाता है, समय मिलेगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। राइट ऑफ स्टॉपेज, हम लोग इंसॉल्वेंसी का बात कर रहे थे। अगर तुम बायर है, तुम इंसॉल्वेंट हुआ, एज अ सेलर हम तभी एसआईटी लगा सकते हैं। लेकिन तुम इंसॉल्वेंट नहीं है ना और माल मेरे पास है, लियन मेरा मन करेगा हम लगा देंगे, तुम पैसा नहीं दे रहा है तो इंसॉल्वेंसी नेसेसरी किस में है? एसआईटी में कि रियल में? लियन, हाँ एसआईटी में। फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब शुरू होगा? जब लियन खत्म होगा। एक लाइन दोनों तरफ लिखना है। ठीक है, राइट ऑफ लियन कब खत्म होगा? जब पोजीशन हम लोग के पास नहीं रहेगा। राइट ऑफ स्टार्टिंग कब खत्म होगा? जब माल बायर को मिल जाएगा। तो एंड कब होता है? स्टार्ट कब होता है, एंड कब होता है? तो एक बार फिर से, एसेंस, पोजीशन, इंसॉल्वेंसी, स्टार्टिंग, एंड, ये 5 डिफरेंसेस है। अब तुम लोग आराम से इसको कॉपी करो। भैया यहाँ तक तो बात आपका क्लियर है। मेरे मन में एक सवाल है जो बार बार आ जाता है। मानिए
ए बी को कुछ माल बेचा है, बी कहाँ रहता है, और ये माल वो किसको दे दिया, रेलवे अथॉरिटी को। मीन टाइम अब तुम समझो, ए माल बेच रहा है मुंबई में किसको, बी को, और ये माल कैसे जा रहा है, ट्रेन से, ठीक है। इन द मीन टाइम माल उसके पास पहुंचा नहीं, बी बोला सी सुन, आज से ये माल तेरा। क्या बी के पास ये माल आया था, क्या बी इसका ओनर हुआ है? भैया रेलवे में माल चढ़ाते हैं तो माना जाता है पहली नजर में कि क्या हम लोग कर लिए हैं, राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर लिए, तो इसमें बोलने का जरूरत था क्या? अब क्या हुआ, बी का दिवाला निकल गया, क्या ए एसआईटी लगा सकता है? भैया बी का दिवाला निकल गया, लगा सकता है, लेकिन माल तो बी सी को बेच चुका है, माल तो सी का हो गया। क्या ए का परमिशन था, सेलर एसेंट दिया था, तो फिर क्या माल बिकना वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं। तो माल बिका ही नहीं ना, क्या उसके पोजीशन में आया, वो अभी तक ओनर बना है इस माल का, तो फिर नहीं कर सकते, है ना। माल बेचने के लिए आप ओनर होने चाहिए या फिर एक्सेप्शन होना चाहिए, जो हम लोग पढ़े कि ओनर नहीं होके भी बेच सकता है। दूसरा, आगे वाला भी जब बिक जाएगा तो ओनर बन जाना चाहिए। यहां सी ओनर बना नहीं था, सी के साथ एग्रीमेंट टू सेल हुआ था कि जब माल आएगा तब ले लेना हमसे, ये बात को क्लियर रखना है। तो राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट affected by the buyer selling or pledging the goods unless seller has attended to it। यानी कि जब तक सेलर परमिशन ना दे दे, क्या बायर का माल को बेचना या कहीं भी गिरवी रखना वैलिड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्या ये बात याद रहेगा आप लोगों को? आप लोग हाईलाइट कर लिए, इसको कर लीजिए फटाक से। भैया यहां तक आपका सारा बात समझे, मेरे मन में एक डाउट है कि मानिए जो बायर है उसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब जिसके पास उसका सामान। समस्या ये हुआ कि वो जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो बायर के पास पहुंच गया, तो माल किसका हो गया? बायर वो तुम लोग को पकड़ा दिया, तुम लोग को नहीं पता कि वो बायर क्या है नहीं है, तुम लोग उससे माल खरीद रहा था, बायर बोला ले आएगा उठा लेना। हम ट्रेन का वेट कर रहे, ट्रेन आया, हम ड्राइवर साहब को बोले ड्राइवर साहब ये माल दे दीजिए, लीजिए रेलवे रिसीट। ड्राइवर साहब बोल रहे हैं आई एम रियली सॉरी, आप जिससे ये माल खरीदे हैं, तुम लोग को बोल रहे ड्राइवर साहब आप जिससे ये माल खरीदे हैं ना वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो जो इस सामान का असली सेलर है वो एसआईटी लगा दिया, बोला है माल किसी को नहीं देना। और हम बोल रहे हैं कि हम तो गुड फेथ में दिए और हम तो उस इंसॉल्वेंट बंदे को पैसा भी दे दिए हैं, तो हमको तो ये माल चाहिए। ये बात एज अ जज के पास गया, जज को क्या डिसीजन देना चाहिए कि बायर को माल दे दो या फिर नहीं एसआईटी लगा के रखो? बताओ मेरे को। बायर माल थर्ड पार्टी को बेचा, थर्ड पार्टी हम लोग हैं, हम लोग पैसा दे दिए, गुड फेथ में लिए, बायर इंसॉल्वेंट था भाग गया, सेलर बोल रहा माल किसी को नहीं देना है, और हम बोल रहे कि हम पैसा भी दे दिए हैं और गुड फेथ में भी लिए हैं, तो अब आप एसआईटी तो नहीं लगा सकते। तो कौन सही है, सेलर कि हम लोग थर्ड पर्सन? हम लोग सही हैं, क्योंकि गुड फेथ, नो नोटिस, कंसिडरेशन, और ये वाला पॉइंट तो हर चीज़ को ओवरराइड कर जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम लोग भूल जाएगा। एसआईटी डिफीट हो जाता है अगर बायर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को ट्रांसफर कर दे सब बायर को गुड फेथ में और कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं, यहां पे गुड फेथ खाली नहीं चलेगा, यहां पैसा भी देना जरूरी है, ठीक है। बेसिकली होगा क्या कि तुम लोग बोलेगा अरे सेलर पैसा हम दिए नहीं है उसको, तो तुम ले लो, और सेलर को पैसा से मतलब है,
तो कंसिडरेशन फिर सेलर को देखा, ऐसे ही मामला खत्म हो जाता है, तो उसके ऊपर लॉ बनाना ही नहीं पड़ा। लॉ तब आया जब पैसा लेकर भाग गया है इंसॉल्वेंट बंदा और हम लोग फंस गए, सब बायर और सेलर फंस गया है। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ, लेकिन नहीं होगा क्योंकि बायर का प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा और उससे फिर सेलर जो क्रेडिटर के नाम पे है बैलेंस शीट में उसको पे कर दिया जाएगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ये चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है। अब एक बात बताओ, हम लोग एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, मतलब अनपेड सेलर का लियन और एसआईटी लगाना पॉसिबल नहीं होगा। अभी तक सुन रहे थे लगा लेगा लगा लेगा लगा लेगा, अब बोल रहे हैं नहीं लगाएगा। कब? मानो ये है सेलर, ये है बायर। सेलर है ताशिफ, बायर है शीतल। सेलर जो है बायर को माल भेजा, शीतल बोली ताशिफ सुनना, ये माल आगे हम तुषार को बेच देते हैं, तुमको पैसा दे देंगे। ताशिफ बोला ठीक है, हमको तो पैसा से मतलब है। तो माल तो शीतल भेजी तुषार को, तुषार पैसा दिया, शीतल क्या हुआ? गायब हो गई, मतलब पैसा लेके भाग गई। अब ताशिफ का कहना है कि तुषार सुनो, ये माल मेरा था और हमको पैसा नहीं मिला तो माल वापस करो। तुषार देगा? भैया तुषार गुड फेथ में लिया है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, अपने तो ताशिफ परमिशन दिया, सेलर का परमिशन से माल बिकाना। तो सिंपल सा बात है कि अगर सेलर परमिशन दे दे, कंसेंट दे दे, असेंट दे दे कि सेल कर लो, मॉर्गेज कर लो बायर को, तो क्या वो बाद में लियन और ट्रांसिट लगा पाएगा? ठीक है, ओके आगे बढ़ते। अभी एक पॉइंट हम लोग पढ़े कि अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वाला हिसाब किताब है, ठीक है, और फॉर वैल्यू उसको ट्रांसफर कर दिया बायर सब बायर को, क्या बोले हम? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल फॉर वैल्यू एक बायर सब बायर को दे दिया, मतलब नया वाला बायर को दे दिया, तो क्या सेलर सब बायर से माल ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो बस ये 3 चीज हम लोग को देखना है। ये वाला इंग्लिश पढ़ेगा फंस जाएगा, ठीक है, लिख लो भैया। अगर यहीं पे एक बार रुक जा लिखने से पहले, अगर यहीं पे प्लेज होगा तो मतलब माल बायर गिरवी रख दिया, तो क्या आगे वाला बंदा को हक मिलेगा? वो हर हक जो एक प्लेजी को होता है वो मिलेगा, प्रोवाइडेड क्या चीज हो? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल था जो ट्रांसफर हुआ, बदले में पैसा लेके भाग रहा है भाई साहब, और बायर और सब बायर के बीच में बात हुआ था। तो इस 3 केस में प्लेज भी वैलिड माना जाएगा। ओके, हाँ जी, तुम लोग से सवाल बोले। इस केस में मानो शीतल जो है वो माल को प्लेज की थी, बदले में पैसा ली, तो वैल्यू भी है, प्लेज भी है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मानो ट्रांसफर करके प्लेज की थी कि ये कागजात रखिए, ये कागजात आपका, और शीतल गायब हो गई। मालूम है सेलर क्या बोल सकता है कोर्ट में कि जज साहब शीतल इंसॉल्वेंट होके भाग गई है तो मेरा सामान हमको दिलवा दीजिए ना आप, ये प्लेज है ना, प्लेज में तो तुषार को क्या चाहिए? तुषार को वही सामान चाहिए कि उसको अपना जो उधार 10 लाख रुपए का उधार दिया, 10 लाख का माल दे दो भाई, हमको 10 लाख का माल चाहिए। तो सेलर बोलेगा जज साहब इसको 10 लाख से मतलब है ना, उसका बिल्डिंग दे दीजिए इसको, मेरा क्यों बैंड बजवा रहे हैं आप, हम क्यों फंसे बीच में? और जज साहब बोले कि हाँ ये बात भी इसका ठीक है। तो अगर प्लेज का केस है, अगर प्लेज का केस है, प्लेजी में बी रिक्वायर्ड बाय द अनपेड सेलर टू यूज इन द फर्स्ट इंस्टेंस गुड्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द प्लेजर अवेलेबल टू हिम, यानी कि जो प्लेजर का बाकी माल है वो आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फिर तुम सेलर के पीछे पड़ो, नहीं हमको यही रखना है। जज बोल सकता है, जज को लॉ हक दे दिया कि सुनो सेलर को माल वापस करवा देना, और जो प्लेजी है जो उधार जिससे उधार लिया गया था, जैसे मानो बैंक से हम लोग उधार लेके भाग गए और बैंक को तुम लोग जो माल हमको बेचा था वो पकड़ा दिया, तो बैंक वापस कर दो वो माल
कोर्ट ऑर्डर देगा और जो बंदा भागा है उसको और कोई प्रॉपर्टी हम तुमको दिलवा देते हैं। और ये बात एकदम सही है ना। सेलर का कोई बेकार में बैंड नहीं बजेगा इसके कारण, और वो प्रोसेस भी इजी हो जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ आ रहा? ए है, बी है, सी है, और कोर्ट में बैठा हुआ है जज। ए बी को माल बेचा, बी उसको प्लेज पे रख दिया, यानी कि गिरवी रख दिया, और बी इंसॉल्वेंट हो गया। सी को जो गिरवी रखा गया है वो वही गुड्स है जो ए बी को बेचा था, राइट। सेलर बायर को बेचा, बायर उसको प्लेज कर दिया। तो लॉ बोल रहा है कि कोर्ट को पावर दिया गया लॉ के हिसाब से कि जो माल है प्लेज के केस में जो माल है वो सेलर को वापस दे दो। तो भैया ये तो सी के साथ गलत हो रहा है। अरे बायर को और भी प्रॉपर्टी है ना, मानो ये क्यों गिरवी रखा था, 10 लाख का उधार लिया था इसलिए, तो बायर का कोई और 10 लाख का प्रॉपर्टी सी के लिए गिरवी रखवा दो। सी को गुड्स से मतलब है या फिर खाली गिरवी सामान से मतलब है? गिरवी सामान से ना। तो पहले इंस्टेंस में बायर का पर्सनल एसेट को यूज किया जाता है। हाँ, कुछ नहीं है तब सेलर का गुड्स को रखा जाएगा। ये बात याद रहेगा, और ये कॉमन सेंस है थोड़ा, ठीक है। बस एक कहानी है, ये वाला कहानी याद रखना है। ओके, मेरे मन में एक सवाल है, अगर स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाते हैं तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है? तो तुम लोग कहने का मतलब है कि बायर इंसॉल्वेंट हुआ, हम ट्रांजिट लगाएं, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है। बायर के पास अगर कल को पैसा आया, बायर वापस देके सामान ले लेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ? इंसॉल्वेंट हो गया, बायर के पास पैसा आ गया, कोई रुका हुआ पैसा था, हमको दिवाला निकल गया मेरा, लेकिन पिछला कुछ महीना का पैसा रुका हुआ, तो सारा पैसा एक साथ आ गया, हम वापस से सॉल्वेंट हो जाएंगे। यहाँ पे तो इंसॉल्वेंट नहीं है ना कि कोर्ट डिक्लेयर करेगा फिर वापस सॉल्वेंट होने के लिए कोर्ट बुलाएगा। यहाँ तो सेलर और बायर को दे दिया कि तुम लोग समझो, तो तुमको पता चला कि भैया पैसा नहीं दे सकते, भैया इंसॉल्वेंट है। फिर तुमको पता चला अरे भैया के पास पैसा आ गया, तो तुम लोग हमसे पैसा लेगा, माल दे देगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है? क्या फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट करना होगा माल के लिए? नहीं। ये बात को ध्यान रखना कि अगर स्टॉपेज होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, वो फोर्स में है, यानी कि बायर बाद में पैसा देके डिलीवरी मांग सकता है। ठीक है, क्लियर? मतलब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा। तुम लोग से एक बात पूछता है, ये मेरा ट्रक है, हम लोग कौन है? मेरे ट्रक में बहुत सारा बनाना है, मतलब केला, ठीक है। अब किसी कारणवश ये हम तुम लोग को बेचे, तुम लोग कौन है? बायर। और बायर पैसा नहीं दिया, तो हम कौन हो गए? अनपेड सेलर, राइट। अब हम तेरा पैसा के लिए कितना वेट करेंगे? लॉ बोला कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, अभी बोला, तो मतलब हमको वेट करना है। हम कितना दिन वेट करें? सवाल उठता है भैया माल क्या है? माल अगर पेरिशेबल नेचर का है तो हमको विथआउट इन्फॉर्मिंग बायर माल बेच सकते हैं। क्या हम बायर को इन्फॉर्म करेंगे, नोटिस देंगे, वेट करेंगे? लेकिन मानो यहां केला नहीं है, कोल है, कोयला, क्या वो पेरिशेबल है? तो वो नॉन पेरिशेबल है। तो बोला गया अगर नॉन पेरिशेबल गुड्स है तो हम लोग रीजनेबल टाइम वेट करेंगे, ठीक है। और माल बेचने से पहले नोटिस देंगे, बायर सुन, तुमको 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, 10 दिन में पैसा दे, नहीं तो हम ये माल किसी और को बेच देंगे। मानो बायर पैसा नहीं दिया, केस 1,
बायर पैसा नहीं दिया, हम 100 रुपया का सामान को मार्केट में 70 रुपया में बेचे, मेरा तो 30 का नुकसान हो गया बायर के चक्कर में। हम क्या करेंगे, बायर से 30 रुपया रिकवर कर लेंगे। मानो केस 2, हम 100 का माल को 150 में बेचे, 50 का फायदा हो गया, क्या ये बायर को देंगे? एक तो बायर हमको पैसा नहीं दिया, हम उसको अब ज्यादा पैसा देंगे। बायर का गलती पैसा नहीं दिया, अगर यही पैसा तुम हमको दे देता, ये 150 रुपये तुम कमाया होता, तेरा गलती के कारण हमको फायदा हो गया। और तुम अगर हमको पैसा नहीं दिया और मेरा नुकसान हुआ ना बेटा, तुमसे मांग लेंगे, समझा? नुकसान मांग सकते हैं इस केस में, लेकिन फायदा रख सकते हैं। कितना अच्छा चीज है ना? और लॉजिकल भी है, क्योंकि यहां पर जो है ना, बायर का गलती के कारण ये काम हो रहा है, तो उसका गलती के कारण हम नुकसान नहीं झेलेंगे, लेकिन उसका गलती के कारण हमको फायदा होगा, तुम कहीं नहीं झेले भाई। हम तो उसको 10 दिन का टाइम दिए हैं, अब वो ओनर ही नहीं रहा, समझा बात को? बना नहीं था तो फिर हम उससे पैसा क्यों मांग रहे थे? हम उससे पैसा, फिर जरूरी नहीं है, हो सकता है ओनर हो सकता है नहीं हो, पैसा नहीं दिया हमको, हम अनपेड सेलर है, मैटर ये है यहाँ पर, ठीक है? ओके, तो राइट ऑफ रीसेल बोला गया इन द एब्सेंस ऑफ अ राइट, ठीक है? अगर ये नहीं होता, प्लीज अंडरलाइन मत करना अभी, अगर ये नहीं होता तो क्या लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाने का कोई भी फायदा था? मतलब आप गुड्स को जब्त कर सकते हैं, रास्ता में रोक सकते हैं और किसी को बेच ही नहीं सकते हैं, फायदा यह हक देने का, तो यह हक देना जरूरी था, ठीक है? अनपेड सेलर राइट टू रीसेल क्या कब लगा सकता है? कुछ कंडीशन है, एग्जाम में यही कंडीशन पूछता है। गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर का है, क्या बायर को इन्फॉर्म करना है? नो। गुड्स अगर नॉन पेरिशेबल नेचर का है तो फिर नोटिस टू द बायर देंगे, जिसमें रीजनेबल टाइम होगा कि भैया पैसा दे दो, और पैसा नहीं मिला तो रीसेल कर देंगे। अच्छा, बेचने पे अगर लॉस हुआ तो वो डैमेजेस के तरीके से मांग लेंगे। लॉस किसके बीच में? कॉन्ट्रैक्ट माइनस रीसेल प्राइस। एंड अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको रिटेन कर लेंगे। लॉस हुआ तो डैमेजेस मांगे, प्रॉफिट हुआ तो रिटेन कर लिए। कौन हो दिक्कत? एक सेकंड रुको, हम हाईलाइट वाला पॉइंट भी कर देते, फिर तुम लोग आराम से कॉपी करो। क्या कंडीशन से पेरिशेबल नेचर होगा? बायर को इन्फॉर्म करना है। नॉन पेरिशेबल गुड्स है, यहां पे लिख देते हैं नॉन पेरिशेबल। नॉन पेरिशेबल गुड्स है तो पहला बायर को नोटिस देना है, विद इन अ रीजनेबल टाइम देना है कि हम गुड्स को रीसेल कर रहे हैं। फिर सवाल उठता है कि लॉस हुआ तो डैमेजेस, प्रॉफिट हुआ तो रख लो, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था हम लोग का केस में बताओ तो 100 रुपया। रीसेल प्राइस केस 1 में 70, केस 2 में 150। तो वहां पे भी ये दो वर्ड होना चाहिए, कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड रीसेल प्राइस। अब तुम लोग इस चीज को कॉपी करो, लेकिन उससे पहले आगे भी थोड़ा सा बात है, सुन लो। इट मे ऑल्सो बी नोटेड कि जो सेलर है वो सेलर कैन रिकवर डैमेजेस एंड रिटेन द प्रॉफिट्स ओनली जब वो नोटिस दिया है। मतलब भैया, मतलब अगर गुड्स रीसोल्ड हुआ बाय द सेलर विथआउट गिविंग नोटिस तो क्या हम लोग लॉस मांग पाएंगे? सवाल उठता है क्या हम लोग प्रॉफिट रख पाएंगे? नहीं। जब हम तुमको बताए बिना तुम्हारा माल बेच दिए तो हमको हक मिलेगा वो प्रॉफिट रखने का? उसका हकदार तुम है। तुमको बताएं, तुम रिप्लाई नहीं किया और माल बेच दिया, तभी तुम उसको रख पाएंगे। पेरिसिंग नेचर का तो कोई दिक्कत ही नहीं, नोटिस देना नहीं है, माल बेच देंगे और बोलेंगे तुम काहे लेट किया। सवाल उठता है मेरे मन में, उसमें लॉस हुआ तो क्या आगे वाला पार्टी देगा? पेरिशिंग नेचर का उसको देना पड़ेगा, उसके चक्कर में मेरा लॉस हुआ है तो उसको देना पड़ेगा। हाँ, प्रोवाइडेड वो पेरिशिंग नेचर का हो कि 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा और मेरे पास उतना टाइम। यहां पे लॉ में क्यों नहीं लिखा कि पैसा मांग सकते हैं? क्योंकि देयर आर केसेस कि 2 से 3 दिन पेरिशिंग टाइम है, तुम लोग को लग रहा है कि ये बहुत कम है, राइट? मेरा घर यहाँ पे है, बगल वाला घर सेलर और बायर का है, हम उसको नोटिस नहीं दे सकते थे, तो वहाँ तो 2 से 3 दिन तो बहुत है। तो वो तो केस टू केस डिपेंड करेगा ना कि उसको रीसेल करना सही था कि नहीं, इसीलिए लॉग में कुछ नहीं लिखा, वो केस टू केस डिपेंड कर रहा है। इसको अब तुम लोग हाईलाइट करो। ओके,
भैया यहां तक बात एकदम क्लियर है। सवाल उठता है कि मानिए एक अनपेड सेलर है, वो माल पे लियन या एसआईटी लगा दिया और वो रीसेल करना चाहता है। जो बायर है क्या उसको अच्छा टाइटल मिलेगा? हाँ, क्योंकि जो ओनर जो सेलर है माल जो बेच रहा है वो सही तरीके से बेच रहा है। तो ये लाइन पढ़ेंगे क्या एग्जाम से पहले? नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, इस पर सवाल नहीं बनेगा। अ रीसेल बाय द सेलर वेयर राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड। मानो हम माल बेचे थे और राइट ऑफ रीसेल हम रिजर्व कर लिए, मतलब हम पहले ही बोल दिया बायर को, बायर सुन, तुम अगर पैसा इतना दिन तुम्हें नहीं दिया हम माल को बेच देंगे। तो क्या यहां पर हमको फिर से नोटिस देने का जरूरत है? अच्छा, हम नोटिस नहीं दिए, क्या हम डैमेजेस ले सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये नोटिस तो हम स्टार्टिंग में ही दे दिए थे। तो ये इस क्वेश्चन में होता है कि सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस ऑफ सेल। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी नोन है ये बात, और यहां पर हम डैमेजेस मांग सकते हैं। तो ये बात नोटिस, ये राइट ऑफ रीसेल रिजर्व अगर हो जाए तो क्या होता है, ये वो लॉ है। ठीक है, और ये जनरली बोल के पहले कंडीशन ये पहले ही नोटिस दे दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में ये इंप्लाइड होता है क्या? नहीं। ये लिखा हुआ या बोला हुआ होना चाहिए। हाँ, ओके। ओनरशिप पास नहीं हुआ। अनपेड सेलर हैज इन एडिशन टू हिज रेमेडीज अ राइट ऑफ विथहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जिसको बोलते हैं क्वासी लियन। यानी कि हम अग्रीमेंट टू सेल किए, क्या तुम ओनर बना है अभी? हम बोले कि मेरे डॉग का जब पपी होगा तब तुमको बेचेंगे। डॉग का पपी हुआ, हम बोले भाई पैसा दे दे तभी हम तुमको डिलीवर करेंगे। तुम पैसा नहीं दे रहा है तो हम तुमको डिलीवरी देंगे? तो हम क्या करेंगे? लियन लगाएंगे। लेकिन हम लोग लियन में पढ़े थे कि ओनरशिप ट्रांसफर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकती है, तो अग्रीमेंट टू सेल का बात है। तो जब अग्रीमेंट टू सेल में लियन लगाए ना, वो एग्जिस्टिंग गुड्स है क्या? वहां पे बोलते हैं क्वासी लियन लगाए। बस जब ये क्वासी लियन किसके लिए लगता है? फ्यूचर में क्वासी लियन लग जाता है। फ्यूचर गुड्स और अनसर्टेन गुड्स में क्या अंतर है? अनसर्टेन गुड्स इज अ टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स। मतलब वो पोस्ट मेरा डॉग पपी देगा ये पक्का है, लेकिन इंडिया एक मैच जीत जाए और हम लोग ये काम कर दे, ये पक्का नहीं है। तो वो फ्यूचर है लेकिन अनसर्टेन है। मेरे डॉग का पपी देना सर्टेन है। ठीक है, अगर फ्यूचर का कोई गुड्स है जिसका हमको लग रहा है कि पैसा नहीं मिलेगा, तो आज ही से हम बोल दिए कि हम बेटा तुम्हारा जब्त करके रखे हैं, जब पैसा देगा तभी देंगे। तो ये हम लियन नहीं लगाएं, क्योंकि लियन हमेशा एग्जिस्टिंग गुड्स पे लगता है। ये हम क्वासी लियन लगा दिए फ्यूचर गुड्स पे, नथिंग एल्स। ठीक है, क्वासी का मतलब तो लीगल होता है ना। क्वासी का मतलब ही लीगल होता है। क्विड प्रो छोड़ो ना, उसमें क्वासी का मतलब बताना होता है, हम उसी टाइम बता देते हैं। हर जगह अलग अलग लोग बुद्धि लगाता है। क्वासी वासी जो है ये सब जो है थोड़ा लेटिन से लिया गया शब्द है। तो यहाँ पे जैसे ग्रामर्स अलग अलग होते हैं, वहाँ पे भी ये सब का मतलब अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए इसमें मतलब नहीं, इसका कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। एग्जाम में कभी क्वासी लियन नहीं आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या देगा उन लोग? ठीक है, केस स्टडी में तो हो सकता है एम नहीं भाई, आज तक आया नहीं, क्या पता बोले और आ जाए, इसीलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ पढ़ रहे होते हैं और हम लोग से वो याद नहीं होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं भाई यार ये थोड़ी आएगा, और गलती से वही आ गया और तुम खत्म वहीं पे, पेपर तुम वहीं पे होप हार जाएगा। तुमको लगेगा नहीं आज मेरा दिन नहीं है, अगला अटेम्प्ट दिखने लगता है बैठे बैठे। ठीक है, तुम लोग को चलो और टीचर ने सेटिंग कर लिया म्यूजिक। वैसा कुछ नहीं होता है सीए में, इम्पॉसिबल है। अगर तुम लोग कभी भी ये सब करते हुए पकड़ाया है तो बिलीव नहीं, ऐसा तुम लोग अंदर जाएगा कभी सीए का एग्जाम नहीं दे सकता, और बहुत सारा चीज़ से तुम लोग को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सब सीए का एग्जाम में चीटिंग कराते हुए अगर पकड़ा गया तो भाई करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा दब्बा लग गया है, क्योंकि इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम में तुम लोग पकड़ाया है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है।
थोड़ा सा 2-4 मार्क्स के लिए तुम लोग हो सकता है ज़िंदगी भर के लिए रो। तो कभी भी ये गंदगी करने से पहले सोचना कि क्या ये सही है, क्योंकि एज ए टीचर हम तुम लोग को हमेशा ये बात सिखाएंगे, ठीक है। और हम तुम लोग को सेफ तरीका भी समझा दिए हैं, जो कि रिकॉर्डिंग में नहीं है, तो जो रिकॉर्डिंग देखेगा तुम लोग बात कर सकता है। चलो भैया, अभी तक सीन ऐसा था कि बदमाश कौन था, सेलर की बायर? बायर पैसा नहीं दे रहा था, अब भी बायर ही बदमाश है। होगा, वो भी होगा, लेकिन यहां पर क्या है कि हम लोग याद है स्टार्टिंग में पढ़े थे कि गुड्स के खिलाफ कुछ काम किया जा सकता है और बायर के खिलाफ कुछ काम किया जा सकता है। गुड्स में 2 सिचुएशन था, याद आ रहा है वो वाला डायग्राम? लेट मी शो यू, ये पेज नंबर 9 है, ठीक है, ये 1 है, ये वाला डायग्राम। अब हम लोग सीखेंगे कि बायर के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है। बड़ा मस्त मस्त एक्शन। पहला एक्शन क्या होना चाहिए? हम बायर पे क्यों क्या बोल के केस करेंगे, क्या मांगेंगे केस करके? मेरे को मेरा पैसा दे, ठीक है। तो जब ओनरशिप पास हो जाएगा और बायर पैसा नहीं दे रहा होगा तो सेलर केस करके पैसा मांगेगा। क्या ये एग्जाम से पहले हाईलाइट करें हम? रटेगा तुम लोग? नहीं, ठीक है। अच्छा, क्या डिलीवरी से फर्क पड़ता है कि डिलीवरी कब हो रहा है? डिलीवरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा मानिए भैया कि प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, ठीक है, एंड द बायर इज रॉन्गफुली नेग्लेक्टिंग टू पे, मतलब कि डिलीवरी हो चुका या नहीं हुआ, फर्क पड़ेगा? वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे, हम तुमको बोले थे हम 7 तारीख को पेमेंट करेंगे, डिलीवरी हुआ नहीं हुआ, फर्क पड़ेगा? तुम पैसा नहीं दिया, हम केस करके तुमसे पैसा मांग लेंगे। हम माल भेजे नहीं भेजे, अलग करके रखे नहीं करके रखे, लॉ क्या बोला? तुम पैसा मांगना, केस करना, तुमको पैसा मिलेगा। हाँ, तुमको माल बाद में देना पड़ेगा उस पैसा के लिए, ये नहीं कि पैसा लेके बैठ जाए, ठीक है। सेकंड, डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। जो टफ पार्ट था वो खत्म हो चुका है, अब सब ऐसे ही इजी आएगा। अब जो बायर है वो बोल रहा है कि सर माल आपका नहीं लेंगे हम, तो हम लोग सेलर बोल रहा है बायर सुन पैसा दे और माल ले। बायर बोल रहा है आई एम रियली सॉरी, हम लोग कल धनबाद से कहाँ माल भेजे थे? कलकत्ता, भाड़ा लगा, और वो बोल रहा माल नहीं लेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मत लो। तो बायर बोल रहा तब तो आप मेरे पे प्राइस के लिए केस नहीं कर सकते हैं। बोले वेरी गुड, सही बात है, लेकिन डैमेजेस तो मांग सकते हैं, भाड़ा लगा ना आने जाने का, कौन देगा भाई? तो हम लोग उसको डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस मांग सकते हैं, लेकिन उस केस में प्राइस मांग सकते हैं? ठीक है, एक सेकंड। रेप्यूडिएशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? क्या होता है शीतल रेप्यूडिएशन मतलब? वेरी गुड, वहां पे भी डैमेजेस मांगेंगे। क्या पूछी थी तनिष्का तुम? डैमेजेस और ऑल कॉस्ट में क्या अंतर है? कहाँ है ये अंतर? पहले जब बाद में हम याद घर जाके हमको फोटो भेज देना, हम ऑडियो में बता देंगे उसका मतलब, ठीक है। सूट फॉर इंटरेस्ट, बात कैसा हुआ सुनो। हम बोले भाई सुन जुल्फिकार पैसा दे, हम तुमको माल बेचे हैं, पैसा दे। पैसा दे से याद आया, ओके, हम बोले जुल्फिकार पैसा दे, माल भेजे थे। जुल्फिकार बोला भैया कल ले लीजिएगा। हम कल आए, भाई पैसा दे, बोले थे ना भैया कल, तो कल तो कभी आएगा नहीं। ऐसे कर करके जुल्फिकार 2 महीना लेट कर दिया पैसा देने में। अब हम जुल्फिकार को बोल रहे कि तुम हमको 500 रुपया देने वाला था ना, तुम हमको 550 रुपया देगा, 10% एक्स्ट्रा तुम हमको देगा। क्यों? क्या ये बात हुआ था पहले से? तो हम मांग सकते हैं। हो सकता है कि 3-4 दिन हुआ, फिर हम उसको बोले जुल्फिकार अगर पैसा नहीं देगा हम ब्याज जोड़ेंगे, तब हम मतलब कि भैया अगर आपको इंटरेस्ट मांगना है तो क्या होना जरूरी है? स्पेसिफिक एग्रीमेंट होना जरूरी है उसके बारे में, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर सेलर में चार्ज इंटरेस्ट ऑन द प्राइस व्हेन इट बिकम्स ड्यू फ्रॉम सच डे एज ही मे नोटिफाई टू द बायर। जिस दिन हम बोले इसको कि तुम पैसा नहीं देगा तो तुमसे मांगेंगे, उस दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि मेरा बात को समझो, ये एक टाइमलाइन है, ठीक है, ये एक टाइमलाइन है। इसमें हम माल जुल्फिकार को बेचे इस दिन पे,
इससे पहले अगर बात हो गया था यानी कि स्पेसिफिक एग्रीमेंट था, इंटरेस्ट मांग सकते हैं। पहले बात नहीं हुआ था और बाद में 10 दिन बाद हम बात किए तो अब भी हम इंटरेस्ट मांग सकते हैं, लेकिन जिस दिन से ड्यू हुआ उस दिन से, या फिर जिस दिन हम बताएं उस दिन से, जिस दिन स्पेसिफिक एग्रीमेंट होगा उस दिन से। समझ गए जुल्फिकार? ध्यान ही नहीं दिया तुम। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है, ये वाला अंडरलाइन हाईलाइट कर लो सब। लेकिन भैया एक बात बताइए, सीन ऐसा है कि जुल्फिकार जो है वो सेलर है और आप जो है वो बायर है, और आप नादान हैं, मासूम है, हस्ती है, हम नादान हैं। तो हम कौन है? नादान। नादान से मेरा अर्थ ये है कि हमको ये लॉ नहीं पता था कि हम ब्याज वाज मांग सकते हैं, और जुल्फिकार इस चीज़ का फ़ायदा उठा के साल भर लेट कर दिया। साल भर बाद मैटर गया कोर्ट में। क्या कोर्ट के पास पावर है कि इस नादान व्यक्ति को इंटरेस्ट दिलवा देते हैं? हाँ। तो भैया तो फिर जुल्फिकार तो लड़ने लगेगा जज से कि जज साहब हमको बायर बोला था, तेज काहे बन रहे, काहे मदद कर रहे उसका? तो बोलेगा बायर, जज साहब ले बेटा सुन, यहाँ पे हमको बोल दिया गया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बात नहीं है फिर भी कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट टू द सेलर, ठीक है, एट द रेट विच ही थिंक्स फिट, फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर ऑफ गुड्स और ऑन द डेट ऑफ प्राइस इज पेएबल। यानी कि सिंपल वर्ड में कोर्ट के पास इंटरेस्ट अवॉर्ड करने का पावर है। कैसा रेट पे? जो उसको सही लगे, ठीक है। तो कोर्ट गधा थोड़ी है, कोर्ट अपना समझदारी से देगा, एवरेज रेट ही देगा। तुम एवरेज मिड रेट मत लिखना, यहाँ पे लिखा है रेट एज इट थिंग्स फिट, तो रेट एज इट, क्योंकि बहुत बार ना केस ऐसा होता है ना कि बायर को, अब मानो हम बायर है, हम अनपेड सेलर है, जुल्फिकार हमको टाइम पे पेमेंट नहीं किया जिसके कारण मेरा खूब सारा नुकसान हो गया है, तो क्या एवरेज रेट मेरा भरपाई कर पाएगा? तब तो कोर्ट को ज़्यादा रेट, इसीलिए बोला गया है रेट एज इट थिंग्स फिट। हर बार एक रेट हो जरूरी नहीं है, हर की सिचुएशन अलग होता है, बहुत बार एवरेज से कम भी देंगे तो चलेगा, इसीलिए ये लाइन है, ठीक है। अब कौन बदमाशी कर रहा है? रुक जाओ बकाओ मत। अब कौन बदमाश है? सेलर शैतानी करेगा, तो क्यूट लग रहा है साला। अब ये शैतान लग रहा है, ठीक है। तो क्या शैतानी कर सकता है सेलर? भैया सेलर क्या कर सकता है ना, सेलर बैठेगा लास्ट में मास्क पहनकर मोबाइल चला रहा होगा, है ना शीतल? यहाँ ध्यान दो, सेलर क्या करेगा भैया? पैसा ले लिया, माल ही नहीं भेज रहा, या फिर माल के लिए बोल रहे कल ले जाना कल ले जाना कल ले जाना। पहला, फेल्स टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम और इन द मैनर प्रिस्क्राइब, यानी कि सिर्फ समय पे माल डिलीवर ना करे, प्रॉब्लम नहीं है, माल को जैसे बोला गया था, जहां बोला गया था वो डिलीवर नहीं कर रहा है, इसमें तो बायर परेशान हुआ। दूसरा, सेलर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, ठीक है। और तीसरा, हम उससे मंगाए थे खजूर और वो हमको काजू भेज दिया, यानी कि नॉन कन्फर्मिंग गुड्स। तो क्या बायर इसको लेगा? बायर रिजेक्ट कर देगा। तो ये सब केसेस में बायर का भी तो नुकसान हो सकता है। बायर को ये माल किसी और को बेचना था, बायर 10 दिन वेट किया, खोला कि सोचा खजूर होगा, काजू निकला, वो तो नहीं बेच पाएगा, वो तो इससे भी गाली खाएगा, इसको भी डैमेज देगा। तो बायर क्या करे? वो सब सीखेंगे। पहला केस क्या सीखे कि डिलीवरी में लेट हुआ या फिर डिलीवरी जिस तरीका से बोला गया था उस तरीका से नहीं हुआ। दूसरा में क्या सीखे? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। तीसरा में क्या सीखे? नॉन कन्फर्मिंग गुड्स था, काजू खजूर वाला, एंड बायर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन है। सवाल उठता, बायर को क्या हक है? 1 2 3 4 5 हक है, ठीक है, और सब ऐसे बच्चा वाला हक है, ठीक है। तुम लोग का छोटा भाई बहन है, उसको भी तुम लोग पढ़ा सकता है, इतना इजी है। डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, अगर सेलर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट कर रहा है कि डिलीवर नहीं करेंगे, बायर में सू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। भैया आपका कहने का मतलब है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़े थे आप एक कहानी सुनाए थे,
गुड्स है, नहीं सर्विस है वो तो। क्रैंक शाफ्ट आटा चक्की में होता है, मशीन जो आटा चक्की। हम लोग कौन है? सेलर। हम लोग भले ही सेलर है, लेकिन मेरा आटा चक्की का ये मशीन खराब हुआ तो हम किसको दिए? सर्विस रिपेयर सर्विस सेंटर वाला को। तो यहाँ पे सेलर कौन है? सर्विस सेंटर। जो बंदा को पैसा मिलेगा सेलर वो होता है ना। तो एक्चुअली में भले ही ये बाकी लोगों को माल बेचता हो आटा बना के, बट इस सिचुएशन में सेलर कौन है? सर्विस दे रहा है सर्विस सेंटर वाला। हाँ, अपना सर्विस सेल नहीं कर रहा है वो, तो उन्हीं लोग क्या बेचते तो ये कौन हो गया? आटा चक्की वाला। हैं? अब इसके लिए तो ये सब में बायर है ना, वो गेहूं खरीदेगा तो उसके लिए बायर है ना। ये इशू इसका सही है। जब ये लाइन हम भी सोचे थे दिमाग में तो हमको कन्फ्यूजन होने लगा था। फिर हम एक सिंपल सा रूल निकला हम लोग का कि जो बंदा को पैसा मिलता है सामान या कुछ देने के लिए मिला होगा वही सेलर होता है। हम लोग दोनों में सेलर कौन होता है? हम, क्योंकि हमको तुम लोग फीस देता है और हम अपना सर्विसेज तुमको देते हैं। तो ये पूछो पैसा किसको मिल रहा है? सेलर वो होगा। ठीक है, अब क्रैंकशाफ्ट इसके पास गया। याद करो दो सिचुएशन था कि 10 दिन लेट हो गया तो नॉर्मल प्रॉफिट तो इसको मिल गया था, लेकिन स्पेशल प्रॉफिट मिला था। गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था। ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सेलर को हम लोग सर्विस सेंटर वालों को बताए नहीं। अब बाद में बोल रहे तुम्हारे चक्कर में मेरा लाखों का नुकसान हो गया, लाखों दो देगा वो, लेकिन यही बता देते तो लाखों का नुकसान हम उससे भरपाई कर पाते हैं। स्पेशल नोटिस एंड नॉर्मल नोटिस। देखो यहाँ पे नया एग्जांपल है। ये देखो, ए एक शू मैन्युफैक्चरर है और बोला हम 100 जोड़ी जूता बेचेंगे बी को। कितना में? 10,500 में। ठीक है, बेच दो भाई, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है ए को पता है कि बी को शू आगे सी को बेचने के लिए चाहिए 11,000 में। भैया ये सेम क्वेश्चन अलग पार्टी के साथ अलग नाम के साथ हम लोग किए हैं। जेनिथ ट्रेडर्स करके एक क्वेश्चन है, बुक में भी है, अलग अलग नाम से सेम क्वेश्चन आता है। सीन क्या है कि सेलर और बायर के बीच में बात हुआ। बायर बता दिया, मानो ये ऐसे देखो, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है। होलसेलर रिटेलर को बोला हम 10.5 में तेरे को माल बेच देंगे। रिटेलर होलसेलर को बोल दिया सुन कस्टमर जो है ना उसको हम 11,000 में बेचने वाले हैं। जिस दिन डिलीवरी होना था उस दिन डिलीवरी नहीं हुआ। डिलीवरी नहीं हुआ तो जो कस्टमर था वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब रिटेलर और होलसेलर के बीच में बात हो रहा है। रिटेलर बोल रहा है अबे होलसेलर तुम्हारे चक्कर में देख मेरा नुकसान हो गया, तुमको पैसा दे। तो होलसेलर कितना रुपया देगा? 500, क्योंकि उसको ये रेट पता था। रेट पता नहीं होगा तो जो उस दिन का मार्केट रेट है वो लिया जाएगा। सेम क्वेश्चन हम लोग टेस्ट में भी आई थिंक किए थे, राइट? तो ये बात याद रखना। कब? किस चीज का नोटिस? पहले से नोटिस नहीं दिया तो नॉर्मली जो प्रॉफिट होता है मेरा डेली का नुकसान वो उससे मांगेंगे। नहीं बताएं तो क्या हुआ? आपके चक्कर में मेरा एक दिन का मुनाफा तो गया ना। 100 जोड़ी आप जूता बेचते हैं हम उसको बेचते हैं, 100 एक दिन में नहीं बिकता, एवरेज में 20 बिकता, तो एवरेज प्रॉफिट हमको मेरा दीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट मांगेंगे उससे। ठीक है, हाँ। तो ये टॉपिक हम लोग का पढ़ा हुआ है। फिर फूड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये भी पढ़ा हुआ है कि हम जिद पे बैठ जाएंगे कि हमको अरिजीत सिंह ही चाहिए गाना गाने के लिए, बट वो एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लगेगा। रीजन सर्विस है। तो मानिए भैया ए बोला बी को कि मुगल के जमाने में एक रेयर पेंटिंग हुआ था। ठीक है, पहले फोटो था क्या कैमरा, तो कैसे फोटो खिंचाता था उन लोग? वो लोग बैठ जाता था, बोलता था चल चित्र बना, जहां चित्र गंदा बनेगा तुम गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो ए पहले बोल दिया बी को, बी सुन हम तुमको माल बेचते हैं, माल में क्या है अपना पेंटिंग। बाद में ये बोला नहीं 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 बेचेंगे। क्यों? इसको कुछ अच्छा ऑफर मिल गया। बी केस किया ए के ऊपर, तो अब कोर्ट इसको बोला कि चलो चलो कोई बात नहीं है बेटा, चलो डैमेजेस लेके घर चल जाओ। लेगा ये बोलेगा हमको वो पेंटिंग उसी दाम में चाहिए। ठीक है, तो ये है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब इसका क्या कंडीशन है? पहला, स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स का ही ये वाला माथा दर्द हो सकता है। क्या अनअसर्टेन गुड्स का कभी हो पाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? नहीं, अलग हुआ है वो, तो कैसे केस करें?
दूसरा एगो एक्ट है, कोर्ट उसका मदद ले सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1963, बस ये याद रख लो, डीप में जाने का कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, कोर्ट के पास पावर है कि जब डैमेजेस काफी ना हो तब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे। और चौथा, इट मे बी ग्रांटेड एज अ रेमेडी अगर स्पेशल नेचर या यूनिक बात है। जैसे कि यहां पर कितना डैमेजेस दे देगा तुम? एक सेकंड रुको यार। होता क्या है, बहुत सारा जगह पे बात ईगो का नहीं, बात पैसे का है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा। अब बात ऐसा है कि हम तुमसे बात कर लिए कि ये मुगल पेंटिंग तुमसे लाख रुपया में लेगी। पता है पेंटिंग में इतना पावर है, पेंटिंग, पुराना सिक्का, उन लोग के ज़माने का जो वॉश भी था, वेसल, जो फूल रखने वाला फूलदानी, वो भी लाखों करोड़ों में बिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना कितना डैमेजेस दे देगा तुम? जिस चीज़ का दाम आज लाख रुपया अगर हम 10 साल रख लेंगे ना अपने पास, इसका दाम 1 करोड़ हो जाएगा। आज जो 500 और 1000 का नोट बंद हुआ है, आज से 100 साल बाद इसका दाम क्या होगा हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसा चीज हो गया कि हाँ चल रहा था, अचानक से सरकार इसको विड्रॉ किया था। ये एक चिन्ह हो गया, किसी एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब चीज में वो असर्टेन्ड और स्पेसिफिक है। एक अलग से नोट, एक अलग से वॉश, वेसल, कोर्ट एक एक्ट का मदद ले सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। फिर यहाँ पे क्या डैमेजेस काफी होगा? हम कोर्ट को बोलेंगे आप हमको मानिए लाख रुपए डैमेजेस दिलाएंगे, वो 10 साल में कितना ही हो जाएगा? 8% हम सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखेंगे तो मानिए हम म्यूचुअल फंड करवा दिए, 15% 30% कमा लेंगे, उससे ज्यादा क्या कमाएंगे? कुछ कमा नहीं सकते हैं। तो वहां पे क्या डैमेजेस काफी होगा? नहीं। फिर स्पेशल नेचर का गुड्स है, यूनिक है, भाई पेंटिंग है मेरे को चाहिए, ठीक है। अब किसी का रिलीजियस बिलीव है, उसको चाहिए कि मेरे लिए ये पेंटिंग हम ईस्ट में लगाएंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, वास्तु मेरा सही रहेगा, तो भाई उसको चाहिए, तो उसको दिलाना पड़ेगा। तो ये 4 कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इजी था, ये याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। पहला स्पेसिफिक, असर्टेन्ड। दूसरा कोर्ट एक एक्ट का मदद लेगा, थैंक यू काका जी। तीसरा डैमेजेस नॉट इनफ एडुकेट। चौथा स्पेशल नेचर का गुड्स है। क्लियर है ये बात? ओके एक बात पूछना है, मानो सान्या गई आकांक्षा के पास और बोली आकांक्षा आकांक्षा हमको एक ब्लैक गाड़ी चाहिए, ब्लैक गाड़ी चाहिए जो 30 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज दे दे तो अच्छा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कहानी? गाड़ी ब्लैक तो था लेकिन खाली 20 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देता था। सवाल उठता है क्या सानिया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकेगी? बहुत खूब। ये कंडीशन का ब्रीच है कि वारंटी का ब्रीच है? पहले कॉन्सेप्ट पे तो घुसो। सेम एग्जांपल इसीलिए लिए हम, सेम एग्जांपल कंडीशन वारंटी में था। ये चल जाए तो अच्छा है, लाइन ये बोले थे हम, और ये सेम एग्जांपल हम पहले ले चुके हैं। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पर क्या वारंटी का ब्रीच है, या फिर ऐसा भी होता है बहुत बार कि कंडीशन का ब्रीच है और हम क्या मानेंगे, हमको वारंटी वाला ही मानना है, हमको डैमेजेस ही चाहिए। खेल क्या है? डैमेजेस मांगने का। ठीक है, ये बायर मांगता है सेलर से। यहाँ पे बदमाश कौन है? सेलर। ठीक है, कितना रुपया मांगेगा? पहले तो जो नुकसान हुआ 10 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से, मेरा हिसाब किताब गड़बड़ाया ना, तो वो मांगेंगे, राइट। दूसरा सेलर फॉर क्या, पहला क्या मांगे? डैमेजेस, वारंटी का ब्रीच होने पे। दूसरा इसके कारण मेरे दिमाग में एक, दिमाग छोड़ो, रियलिटी में अगर मानो जब हम डैमेजेस मांग रहे हैं तब उस एसेट का दाम गिरा हुआ है, देयर इज अ डिमिनिशन और एक्सटिंक्शन ऑफ द प्राइस, दाम गिर गया उस एसेट का, वो तक मांग सकते हैं। भैया आपका कहने का मतलब है कि हम दुकान में गए, हम फोन खरीदे, आज हम फोन खरीदे आईफोन 15, कल परसों में वारंटी का ब्रीच हुआ था, हम डैमेजेस मांगने गए
और 16 लॉन्च हो गया बीच में ही, 15 का दाम 5,000 रुपया से और गिर गया। आपका कहने का मतलब है ये जो दाम का गिरावट हुआ ये भी आप मांग सकते हैं, हाँ, प्रोवाइडेड किसी ना किसी वारंटी का ब्रीच हुआ हुआ होगा। तो हम बहती गंगा में हाथ धोएंगे, बोलेंगे बेटा डैमेजेस तो तुम दे ही रहा है, प्राइस का भी दो हमको, चलो। लेकिन भैया मालूम है ये मेरे दिमाग में कुछ लॉजिक नहीं बैठा रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ चीज है। फिर गड़बड़ चीज तो है, ठीक है, एक बार हम लोग इसको अच्छे से रीड करते हैं। ये जो लाइन है यहां से यहां तक, इसका मतलब को हिंदी में सुन लो। अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है या फिर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है बट इलेक्टेड टू बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी है, ये बात क्लियर है सबको, ये लाइन समझ आ गया। तो क्या बोला गया कि ये गुड्स को रिजेक्ट तो कर नहीं सकता है, ये क्या मांगेगा, डैमेजेस। पहला डैमेजेस तो वो मांग सकता है, दूसरा अगर प्राइस में कोई भी रिडक्शन है तो ये उसको भी मांगेगा। मतलब यही कि अगर दाम मानो 5,000 रुपया गिर गया आईफोन 15 का तो 5,000 भी मांगेंगे। हम गए, बोले सुनो भाई आईफोन 15 दो, काला रंग का, और 60 वॉट चार्जर वाला देना। अब आईफोन से चार्जर का बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आईफोन में चार्जर नहीं आता है, किसी भी फ्लैगशिप फोन में चार्जर नहीं आता है। तो वो बोला कि ठीक है भैया हम आपको एक चार्जर दे रहे हैं, वो आपका काम कर जाएगा। वो हमको चार्जर दिया, लेकिन आईफोन में एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि वो 25 वॉट तक ही चार्जिंग सपोर्ट करता है, और हम कितना का वारंटी रखे थे, अच्छा 60 वॉट मेरा कंडीशन था कि वारंटी था, क्या हम ये लाइन बोले कि हो तो अच्छा है, तो वो कंडीशन था। अब हमको आईफोन 15 चलाने में आ गया मजा, ठीक है, हम हफ्ता भर चलाए, हमको मजा आ गया, हम वापस फोन नहीं करना चाहते, लेकिन वो मेरे को झूठ बोला है, उसका नुकसान होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, देख तेरे चक्कर में 60 वॉट का 25 वॉट तुम हमको करके दिया ना गेम, उसका हमको डैमेजेस दे, यानी कि जो तू चार्जर पे एक्स्ट्रा पैसा लिया वो वापस कर। इन द मीन टाइम आईफोन का दाम घट गया। एज अ बायर तुम सोचो, तुम आईफोन खरीदा ये सोच के कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तुम सोचेगा इसका रीसेल प्राइस भी अच्छा हो, उस दौरान इसका दाम भी घट गया, इसका रीसेल प्राइस और गिर गया मेरा सोच के हिसाब से। अगर ये 60 वॉट होता है इसको 50 में रीसेल करते हैं, ये सिर्फ 25 वॉट है, 40 में रीसेल होगा, इसका रीसेल प्राइस गिरा, हम वो भी तो उससे मांग सकते हैं जो दाम गिरा उसका मार्केट में, समझा, क्लियर है, समझ आ गया सबको, ठीक है, देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर चौथा, ड्यू डेट से पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, कौन, सेलर बदमाश है ना यहाँ पे, लेकिन बोल रहा है दोनों में से कोई भी, इधर पार्टीज, तो आगे वाला वेट कर सकता है, याद करो, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। अरिजीत सिंह को सैटरडे को बुलाए, वो थर्सडे को मना कर दिया, हम सैटरडे तक का वेट करेंगे और एक्चुअल ब्रीच का इसको ट्रीट करेंगे। और यही एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या कि थर्सडे को मना किया, थर्सडे को दूसरा सिंगर पकड़ के ले आए और हम ये माने कि थर्सडे को ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। यानी कि भैया दो ऑप्शन होता है, जब आगे वाला पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है दो ऑप्शन होता है। अगर ड्यू डेट से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, ड्यू डेट से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला, हम ड्यू डेट का वेट करें, मौका दे रहे कि उस दिन आके काम कर ले भाई। दूसरा, हम आज के आज ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मानेंगे और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे बोला कि अगर ड्यू डेट से पहले कैंसिल हुआ तो लॉ हक दे दिया है वेट करने का डेट ऑफ डिलीवरी तक, या फिर ट्रीट करने का रिसेंडेड एंड सू फॉर डैमेजेस। कुछ नया है, यहां बगल में लिख लो एक्चुअल वर्सेस एंटीसिपेटरी ब्रीच। ये तो एंटीसिपेटरी का इफेक्ट्स था ना सर? तो वही इफेक्ट लॉ है इसका। मैथ्स हमको बहुत इरिटेटिंग लगता है। नहीं, गलत बात है। 2 घंटा एक सवाल पूछें, अगर सेलर बदमाशी किया है तो क्या बायर इंटरेस्ट ले सकता है? वो भी स्पेशल डैमेज और इंटरेस्ट ले सकता है। कहानी क्या है, कहानी क्या है, कहानी है कि कोर्ट भी अवॉर्ड कर सकता है, लेकिन सब में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में वो बात
होना चाहिए। कोर्ट कितना अवॉर्ड करेगा? जो उसको फिट लगे। ठीक है, क्लियर है? ओके। कब से कब तक का? जिस दिन हम पैसा, अरे हुआ क्या सुनो ना, सेलर को हम पैसा दे दिए हैं, वो माल नहीं दे रहा है और वो माल नहीं देगा, तो हम बोले भाई पैसा वापस कर। ये बात कोर्ट में हुआ, तो कोर्ट में बोला कि तुम 5 लाख का माल लिया था, तुम 5 लाख वापस नहीं करेगा, तुम 5.5 लाख वापस करेगा। बायर बोला, सेलर बोला काहे? बोला तुम साल भर बाद इसको माल दे रहा है, ये 5 लाख कहीं और रखता है, इसको इंटरेस्ट मिलता, वो इंटरेस्ट का भरपाई तुमको करना पड़ेगा। कितना परसेंट? कोर्ट जितना डिसाइड कर ले उतना। और ऐसे बायर बोल सकता है सेलर सुन, तुम हमको मेरा माल नहीं भेजेगा, हम पैसा वापस कर देना, और ब्याज लगेगा हर दिन का, जितना दिन लेट करेगा। सेलर पूरा कॉन्फिडेंस में, अरे आ जाएगा माल भैया, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, बाद में उसका कॉन्फिडेंस का बैंड बच जाएगा, तो फिर उसको इंटरेस्ट देना होगा। नहीं, वो पूरा अलग है। ये जो है सिंपल सा है, स्पेशल डैमेजेस वाला नोटिस देने वाला, ये उसी से रिलेटेड है बस। कोशिश मत कर, कोई फायदा नहीं है, ये एकदम उसके तरीके नहीं है। ठीक है, ये अपना दिमाग में ना परम्यूटेशन बनाते रहती है, इसका दिमाग में एक चार्ट बन रहा है कि ये टॉपिक में वो वाला आंसर लिख देंगे तो चलेगा, और ये बहुत डेंजर चीज़ है, ये गलती मत करना। अगर सिगरेट्स बेचें जो कि माइल्ड्यूड एंड अनफिट है, मतलब सिमावाई खराब है, तो डैमेजेस मिलेगा कितना? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द प्राइस रिलीज। मानो जब हम लोग सिगरेट खरीदे थे, हम लोग का 10 रुपये में बात हुआ था, ठीक है, और आज जब हम तुमसे बात कर रहे हैं पैसा मांगने का, उसका 12 रुपया दाम है, तो तुम हमको कितना रुपये का डैमेजेस देगा? पर सिगरेट 12 रुपया करके तुम हमको पैसा देगा, हम सिगरेट वापस करेंगे 12 रुपया करके मिलेगा, 10 रुपया नहीं, क्योंकि वो सिगरेट हम मार्केट में बेचते तो 12 कमाते ना भाई, तुम्हारे चक्कर में नहीं बेच पाए, तुम हमको पैसा दो उसका। क्लियर है? ओके ओके। ये एक टॉपिक है कि अगर टाइटल और रजिस्ट्रेशन को लेके ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, टाइटल और रजिस्ट्रेशन मतलब मेरा नाम पे है गाड़ी और हम तेरा नाम पे गाड़ी कर रहे हैं, तो वहां पर परचेजर कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फॉर कंडीशन और वारंटी। वहां पे वारंटी और कंडीशन का बोल के डैमेजेस क्लेम नहीं किया जाता है। जब एक जन से किसी दूसरा जन पे सिर्फ पेपर पे वो नाम चीज ट्रांसफर होना है जिसमें लेट हो रहा है, कोई दिक्कत है? तो फिर हम कैसे, तुम गाड़ी मेरा लेके चल गया, पैसा हमको दे दिया, रजिस्ट्रेशन में लेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली तब तो डैमेजेस लगेगा, लेकिन चालान नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन में लेट कौन कर रहा है? सरकार। तो मेरा गलती, जो बंदा चालान काटे उसका बैंड बच सकता है कि तुम गधा है, तुमको कौन, ऐसे बहुत सारा वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस बैठा हुआ है, उन लोग को एकदम आइडिया नहीं है लॉस को लेकर, तो वो लोग का बैंड बचता है, वो लोग पे केस होता है, वो लोग का सस्पेंशन आ जाता है, वो लोग को फिर से ट्रेनिंग करना पड़ता है, ये सब प्रोसेस के द्वारा वो लोग को गुजरना होता है, फाइन लगता है उनके ऊपर। ठीक है, और ये अपना शायद लास्ट टॉपिक ऑक्शन सेल, सबसे आसान टॉपिक, बच्चा वाला, ये हम लोग पढ़े हैं भैया, इसके बाद है दूध भात है वो, ठीक है, वो एक ही लाइन का टॉपिक है, 1 से 2 लाइन में वो कंप्लीट होता है, और उसका खाली 2 बात को ध्यान रखना है बस। ऑक्शन सेल क्या होता है? ऑक्शन सेल में भैया ये तो वही है, बोली लगाना, कि लोगों को बुलाएंगे, लोग बोली लगाएगा और किसको जीते मिलेगा? जो, हाँ, और कब ट्रांसफर होता है वो? आफ्टर द फॉल ऑफ हैमर। ठीक है, बोला गया एन ऑक्शनियर इज एन एजेंट बाय लॉ ऑफ एजेंसी। अरे जो बंदा माल बेच रहा है वो उसका माल होता है, वो तो खाली किसी और के लिए बेच रहा है, और जब हम किसी और के लिए काम करते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ये यहाँ पे लाइन इंग्लिश में लिख दिया। बोला कि अगर मानो हम ऑक्शनियर हैं, 13-10 सामान बेच रहे हैं, क्या उसमें अपना 2 सामान सटा के बेच सकते हैं? He may however sell his own property as the principal, वो सामान को चिपका सकता है, and need not disclose the fact that he is so selling, उसको डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है ये बात को। तुम लोग क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो तो गलत कर, क्यों? क्या, किसका नुकसान होगा इसके कारण? उसी का नुकसान, क्या नुकसान होगा? वो अपना सामान में नहीं, उसका नुकसान क्यों होगा? उसका बेनिफिट है, उसका सामान तो आगे वाला का नुकसान है क्या? नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है? पर ये तो गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि वो जो इंसान इंसॉल्वेंट हुआ उसका सामान बेच रहा है। कहाँ बोला इंसॉल्वेंट है तो ही ऑक्शन हो रही है? माना तो यही चाहता है कि जो इंसॉल्वेंट हुआ उसी का बोली लग जाए। जरूरी नहीं है। तो भैया ऑक्शन सेल्स को लेकर लीगल रूल क्या है?
कुछ नहीं है। अगर गुड्स लॉट में बिकता है, अगर गुड्स लॉट्स में बिकता है तो हर लॉट को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानना है। गुड्स अक्सर लॉट में बिकता है, ठीक है। ये लॉट मिस्टर ए का है, ये लॉट मिस्टर बी का है, या फिर ये मिस्टर ए का लॉट 1 है, ये मिस्टर ए का लॉट 2 है। लॉट 1 में जो है ना सेम दाम का, जैसे बॉटल हो गया, वो ये वाला बॉटल हो गया, प्लास्टिक का सामान बिक रहा है। लॉट 2 में लोहा का सामान बिक रहा है। लॉट 3 में ग्लास का सामान बिक रहा है। और क्या होता है ना, बहुत बार बोली लग रहा है, तुमको बताते फॉरेन में क्या होता है। फॉरेन में हम लोग ना बड़ा बड़ा वेयरहाउस लेते हैं, ठीक है। एकदम बड़ा सा एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में छोटा 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 रूम है, ठीक है। और रूम में अलग 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 माल रखा रहता है। और बहुत बार इसका ओनर मर जाता है और इसका कोई वारिस नहीं है। तो अब इस रूम का ऑक्शन होगा। और पता है सबसे भयंकर बात, ये रूम को खोलकर ऑक्शन नहीं होता है। ये हिस्ट्री टीवी इंडिया, नेशनल ज्योग्राफी में रात को 7-8 बजे ये वाला एक शो आता है। ये रूम बंद है, इसका ऑक्शन हो रहा है और तुम बोली लगा दिए, पैसा दे दिया, अब तुम इस रूम को खोलो। और ऐसा ऐसा भी वक्त रहता है कि लोग अंदर में सोना का लाखों करोड़ों का सामान रखे हैं, हजारों रुपया में बिका नहीं है वो रूम। सोचो तुम, वो रूम को खोल के उस रूम का सामान का राइट्स को ऑक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। सब सामान उसका। और मानो जहां अंदर कुछ नहीं मिला तो लॉस भी है। हम लाखों रुपया लगा दिए, अंदर कुछ नहीं मिला। तो अब बहुत बार होता है कि हम उस आदमी को जानते थे कि वो आदमी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, तो हम तुक्का लगाते कि ये पैसा ही जमा करके रखता होगा। और हम जैसे यहाँ पे छोटा लॉकर होता है ना, वहाँ पे लॉकर सिस्टम रूम के बेसिस पे होता है। जो बंदा खरीदा बिड लगा के, ये ऑक्शन क्यों लग रहा है कि हम इस बिल्डिंग के ओनर हैं, हमको अंदर का माल से मतलब नहीं है, माल ले जाओ कोई, और ये रूम का हमको रेंट भैया दे दो तुम, या फिर ये माल, ये रूम को खाली कर दो, ये रूम को खाली करवाना है। तो पैसा किसका होगा? अगर ये बंदा जो जिसको ऑक्शन लगवाया, अगर उसका कोई विल था कि मेरा सारा प्रॉपर्टी जो है किसी और को ट्रांसफर हो जाए, ऑक्शन का टेंशन ही नहीं, वो किसी और को ट्रांसफर हो जाता है। ये तभी लफड़ा उठता है कि वो भी नहीं मिल रहा है, मेरा रूम कोई खोल भी नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम एक FIR दर्ज करवाते हैं, माल ऑक्शन करके बिकवा देते हैं। कुछ दिन तक जो बंदा खरीदा उसको दिया जाता है नोटिस पीरियड कि तुम माल खाली कर दो। सरप्लस ही मिलता है 90% ऑफ द टाइम। तो हम लोग रखेंगे ना जो ऑक्शन लगाए हैं, जो है इसका बेनिफिट है। ये बंदा को मालूम है खाली रूम का थोड़ा सा भाड़ा मिलेगा बस। अंदर का सामान, अच्छा जो पैसा देंगे इसका ओनर को, मालिक को। किसका मालिक को? बिल्डिंग का मालिक को। क्यों बिल्डिंग का मालिक नहीं है? बिल्डिंग का तो मालिक होना जरूरी है ना, नहीं तो ऑक्शन ही नहीं करवाएंगे, फिर तो कोई है ही नहीं देख रेख करने वाला। बिल्डिंग का मालिक का माथा में दर्द दर्द, जगह खाली कर भाई, यहाँ पे कोई और रखेगा, तो वो माल को बेच देता है। अब वो माल को कितना में बेचेगा, ये प्रोसेस वहाँ पे ऑक्शन के द्वारा होता है। बहुत जगह होता है कि हम लोग लोहा बेचते हैं, वो लोहा कैसे बिकता है? किलो के भाव से। ये किलो का भाव को लोहा को रखवा दिया जाता है। ये तो यहाँ पे पुराना JCB जो होता है उसका अलग अलग पार्ट को, पुंजर को अलग करते हैं, अलग अलग हिसाब में बांटते हैं, उसका भी ऑक्शनिंग होता है। स्क्रैप का ऑक्शनिंग होता है। अब तुम स्क्रैप खरीदा, तेरे पास 2 ऑप्शन, या तो गला के नया सामान बना लो, या फिर तुम्हारा मानो तुमको एक स्क्रू का जरूरत है, स्क्रैप में स्क्रू मिल गया, हम अपना वाला मशीन में लगा देंगे। वो तेरा कचरा है, उसको उसमें सोना है, तुम सो, कोई दिक्कत नहीं है। समझा बात को? ये ऑक्शन है। अब ऑक्शन को लेके कुछ बेसिक बात। पहला, लॉट में होगा तो हर लॉट अलग कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, सेल कब कंप्लीट होगा? फॉल ऑफ हैमर पे। इंपॉर्टेंट है। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है ना? नहीं, ये ऑक्शन सेल करके एक टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट, राइट टू बिड में बी रिजर्व्ड। अब मेरे मन में एक डाउट है, हम सेलर हैं और हम बैंक को लोन नहीं दे पा रहे, रीपे नहीं कर पा रहे, तो बैंक मेरा माल क्या करेगा? जो गिरवी रखे थे ऑक्शन करवा देगा। ऑक्शन हुआ और हम चाह रहे कि मेरे को वो माल मेरा बहुत करीब है, तो मेरा दोस्त को बोले कि भाई तुम जा खरीद ले, हम तुमसे बाद में ले लेंगे। क्या हम ये कर सकते हैं?
हाँ कर सकते हैं। बट अनाउंस करना होगा कि ये जो बंदा बैठा हुआ है ये सेलर का एजेंट है। क्यों? नहीं तो भाई तुम लोग अक्सर देखेगा ना ऑक्शन वाला मूवी में क्या दिखाता है, पूरा हाइप खा जाता है उन लोग। हम 500 बोल रहे तो 600 बोलेगा, हम 600 बोल रहे तो 700, पूरा एक वहाँ पे माहौल होता है। तुम लोग कभी ऑक्शन में जाएगा और गलती से 2 ईगो वाला बंदा भिड़ गया तो 10 रुपये का चीज को लोग लाख रुपए में बेच देते हैं। नंबर का ऑप्शन देते हैं। नंबर का ऑक्शन होता है, ये जो अच्छा अच्छा नंबर होता है ये ऐसे नहीं मिलता है, इसका ऑक्शन होता है। इसका वेबसाइट पे जाके हम लोग एनरोल कराते हैं और ऑक्शनिंग होता है। तो अब ये सब के लिए बिड सेलर रिजर्व कर सकता है, बट उसको क्या करना होगा, नोटिफाई कर देना होगा। तो सेलर का राइट टू बिड रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है, बट नोटिफाई करना होगा कि ये सेलर का बंदा है, ठीक है। अगर नोटिफाई नहीं किया तो वो सेल लॉफुल होगा क्या? फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है। रिजर्व प्राइस क्या होता है? वो बेस प्राइस जहां से बिडिंग शुरू होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है जीरो से शुरू होता है, बोला जाता है कि मिनिमम 1000 रुपया दाम है इसका। अब आप लोग बताइए, तो एक जन बोलता है 1500, हम बोलेंगे 1501, 1502, उतना देर में बोल देगा 1700। यही तो खेल होता है ऑक्शन का। हाँ हाँ, देयर आर टाइम्स कि जो लोग ऑक्शन करते हैं, जैसे कि एक लड़का है, कोई यूट्यूबर है, वो 18 लाख का थार के लिए 21 लाख का नंबर लिया है, और बस ऑक्शन में उसका ईगो था कि हमको ये नंबर चाहिए 0001। तो 21 लाख रुपए का नंबर है और गाड़ी 18 लाख का है। यादव का बात कर रहे हैं। एलविश यादव या कोई है, अच्छी यार किसका बात कर, ठीक है, क्लियर है ये सारा कॉन्सेप्ट, ओके। हम हरियाणा में जब गए थे तो भी देखे ये। नेक्स्ट, इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि माल दिए हम बेच, तुमसे बात हुआ, तुमसे जब बात हुआ तब जीएसटी था 10%, अब जब पेमेंट का दिन आया तो जीएसटी हो गया 18%, क्या करें? 10 पे बात होगा या 18 पे बात होगा? तो अगर तुम हमको 10, जैसे कृति बोली 10%, तुम अगर हमको 10% देगी तो सरकार तो 8% मेरा जेब से मांगेगा, और तनिष्का बोली 18%, तो फिर बायर के साथ तो गलत हो गया। बायर मुनाफा कहाँ कमाएगा फिर? इसको भी तो रीसेल करना आगे, इसका नुकसान हो गया। तो क्या किया जाए? लॉ क्या बोलता है? लॉ सिंपली बोला कि अगर टैक्स रिवीजन होता है, इंक्रीज डिक्रीज किसी भी कारण से, टैक्स रेमिट हो गया, रेमिट मतलब माफ, ठीक है, तो प्राइस उतना ही रहेगा। बेसिकली बायर को नया टैक्स देना पड़ेगा, बायर को 18% ही देना पड़ेगा। तो भैया बायर का नुकसान हो गया, बायर समझे, सरकार किया, सेलर का गलती है, सेलर तो नहीं झेलेगा, मतलब भैया बायर झेलेगा, हाँ बायर झेलेगा। क्लियर है ये बात? अब कैसा कैसा टैक्स होता है? कस्टम एक्साइज, जब गुड्स मैन्युफैक्चर होता है उस पर एक्साइज लगता है। जब मेरा माल नदी के द्वारा आएगा या एरोप्लेन के द्वारा आएगा पोर्ट पे तो कस्टम लगेगा, ठीक है। और जब नॉर्मली माल बिकता है तो जीएसटी वगैरह लगता है, ठीक है। कभी भी किसी रेस्टोरेंट में गए, कभी भी किसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे सर्विस टैक्स लिया है, हम लोग देंगे? सर्विस टैक्स बंद हो चुका है, लेकिन सर्विस चार्ज लिया है ना तो देना पड़ेगा। एक ऐसा बहुत सारे केसेस इंडिया में होता है, जैसे कि तुम लोग को हम एक सिंपल सा स्टोरी बताते हैं, सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया, मस्त चीज़ है ये। हम और मेरा फ्रेंड गए धनबाद में कहीं पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, तो उसको शीशा वाला सीसी था, हम बोले भैया कितना रुपया? बोला 15 रुपया। हम बोले एमआरपी तो 10 रुपया है, 5 रुपया एक्स्ट्रा क्यों ले रहे? बोला जीएसटी। बोले ठीक है, आपका जीएसटी नंबर कहाँ है? तो वो सेलर बोलता है ये सब चीज़ दिखाने का नहीं होता है, और रूल क्या है कि अगर आपका जीएसटी नंबर है तो वो प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड होना चाहिए, यानी कि कोई भी बंदा तुमसे जीएसटी चार्ज करेगा, पहला उसको बिल देना पड़ेगा जिसमें जीएसटी नंबर हो, दूसरा जीएसटी नंबर ऐसा चिपका हुआ ऐसा जगह पे होना चाहिए कि सबको दिखे पहले नज़र में। तो कोई भी तुमको बेवकूफ़ बना के जीएसटी लेगा, नहीं देना है। ये 2 चीज़ ढूंढना है कि बिल में जीएसटी है कि नहीं और जीएसटी नंबर है कि नहीं, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है, चाहे जीएसटी कैसा भी हो। क्लियर है? बाकी तुम लोग को टीचर इंटर में और इसका डिटेल पढ़ाएगा। तो इसी पे हम लोग का सिलेबस आज कंप्लीट होता है, ओके।